नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, फ्रीबीज एक नया ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। यूं ये नया तो है नहीं है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, हालांकि वो सरकार चली भी गई है, लेकिन उससे लगातार फ्रीबीज, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो फ्रीबीज का लालच मतदाताओं को नहीं दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और मुफ्त के चक्कर में काम नहीं करना चाहते हैं लोग। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। लोगों को बिना काम दिए जा रहे पैसे, यानी वो काम नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में आती हैं, जो वादे उन्होंने किए होते हैं उसके मुताबिक वो फ्रीबीज देते रहते हैं। ये पुराना प्रचलन है। मद्रास स्टेट की बात करें, कामराज में 1954 से 1963 तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल छात्रों को मुफ्त भोजन देती थी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं 1954 से लगातार चलता आ रहा है। 1967 की बात करें तो डीएम के फाउंडर CN अन्नादुराई ने तमिलनाडु चुनाव में 4.5 किलो चावल देने के वादे किए थे। फ्रीबीज 1967 की बात हम कर रहे हैं। 1982 की बात करें, MG रामचंद्रन के कामराज की तरह तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा को मुफ्त भोजन योजना लागू की थी। यानी आप सोच सकते हैं 1954 से चलता आ रहा है। 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के CM NT रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल देने की योजना की थी। ये फ्रीबीज कब तक चलेंगी, कब तक? 1990 के दशक में तमिलनाडु AIADMK नेता जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन देने के वादे किए थे। ये कोई नई लत नहीं है, ये नया धीमक नहीं है। 1990 के दशक में ही पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे मुफ्त बिजली देना शुरू किया था। सबसे पहले मुफ्त बिजली 1990 में अकाली दल की सरकार ने किया था। 2006 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में DMK ने भी वोटर्स को कलर टेलीविजन, 2006 में कलर टेलीविजन का वादा किया गया था। तमिलनाडु चुनाव में पार्टियों ने गैस स्टोव, कैश, जमीन और भी कई चीजें देने के वादे किए थे। 1915 की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने के वादे के साथ की दिल्ली की सत्ता भी मिली थी। 2022 में पंजाब में आई आम आदमी पार्टी 1 जुलाई से हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। 1 अप्रैल 2022 को हिमाचल सरकार की कांग्रेस ने भी फ्री बिजली और फ्री पानी की योजना दी। गुजरात में बीजेपी सरकार ने हाल ही में 4000 गांवों के लिए मुफ्त वाईफाई और गाय संरक्षण का वादा किया है, के लिए 500 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। आपने गुजरात विधानसभा को चुनाव जीतने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था। ये लत कोई नई नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1954 से ये चलती आ रही है। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया, कंपटीशन ज्यादा हो गया। कौन कितनी ज्यादा बिजली मुफ्त देता है, कौन फ्रीबीज ज्यादा देता है। लेकिन वो देखना उनको भी होगा जिनकी गाड़ी कमाई, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है। वो देश के विकास के लिए अपना इनकम टैक्स ईमानदाराना तरीके से देते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई का इनकम टैक्स को फ्रीबीज में देते हैं। इस वक्त रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका काफ़ी तजुर्बा है। जज साहब, आपका स्वागत है। चर्चा फ्रीबीज पे चल रही है और मैं इनको बता रहा था कि कामराज 1954 से ये चलती आ रही है और अब इसका प्रचलन लगातार बढ़ते जा रहा है। ये कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना हो गई है कि कौन ज्यादा फ्रीबीज बांटता है और वोट लेता है। आपकी क्या राय है जैसा? सर देखिए, फ्री भी जो है ना, देखिए क्या है, आपने देखा ये क्या है। और सुप्रीम कोर्ट की एक उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि ये लोग काम करना बंद कर दिया है लोगों ने। देखिए हमारी सोसाइटी क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं है। जो फ्री भी दे रही है इसी पे टोटली डिपेंडेंट है। तो उनको अगर मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे थोड़ा। और देखिए आज क्या है कि खेती बाड़ी करना लोगों ने बंद कर दिया है।
मजदूरी करना बंद कर दिया है, लेबर करना बंद कर दिया है, जी क्योंकि उनको सब सस्ती चीजें मिल रही हैं। और आपने देखा जो हमारी कैपिटल जो सिटी थी दिल्ली, उसमें क्या सिस्टम चल रहा था। और जो आपने बात कही, कंपटीशन चलता है पॉलिटिकल पार्टीज में, पैसा किसका है? टैक्स पेयर जो है हमारे, और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो सारी सोसाइटी को चलाते हैं, टैक्स वो देते हैं। जो अपर क्लास है जैसे आप, उनके लिए काफी स्कीम्स हैं, चाहे हमारे आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट इनको भी पैकेज देती है। और जो लोग नीचे हैं, जो आप कह सकते हो जे लोग, उनको भी पैकेज मिलता है, उनको भी ठीक है, पेमेंट को आप दे रहे हो गाड़ियों में चलने के लिए। और जो दूसरे, हाँ ठीक है, कुछ जो नेसेसिटीज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में एक लगा कि अर्बन जैसे शेल्टर, ठीक है नेसेसिटी है, और अगेंस्ट पेमेंट वो भी होते हैं। कुछ आवंटन जैसे हमारे जम्मू में भी काफी आवंटन जो लोग होते थे, पड़े रहते थे सड़कों को, उनके लिए जरूरत जिनको है ओल्ड एज पेंशन होने चाहिए, ओल्ड फीमेल और फीमेल में होने चाहिए। लेकिन अगर आप जिस सस्ती बांटोगे और कंपटीशन हो सर, जाएगा, सवाल अब ये उठता है कि इस फ्रीबी से निजात पाने के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे क्या इंटरवेन कर सकता है? कैसे फ्रीबी से मुक्ति पाई जा सकती है? तो न्यायपालिका तो इंटरवीन कर रही है, उन्होंने तो ओपन कह दिया है कि लोगों ने काम बंद करना शुरू कर दिया है। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसको तो देखना चाहिए कि भाई ये क्यों जरूरी है, मतलब क्यों कंपटीशन है कि आप जो एक देखिए किसान है, किसान काम करता है, देखो दो किस्म के किसान हैं, एक जो एक दिहाड़ीदार किसान है जो काम करता है, किसी के खेत में काम करता है, तो कौन मिलता है? वो हर एक, वो भी एक लैंडलेस लेबर जो है वो भी काम करता है, वो खेत में भी करता है, दूसरा भी करता है। तो ये इस किस्म की जो फ्री व्हील है, जिनकी कोई जो रैशनल नहीं है, जिसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, जिसके पीछे मुझे नहीं लगता, और इसमें जो आपके ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। हाँ, आप नरेगा की स्कीम चलाइए, काम लीजिए, चाहे वो शहरी जो आप शिकस्ती करना चाहते हैं, हमारी बहुत सी स्कीम है जिसमें आप पे एंड आप वर्क करो, उसके अगेंस्ट आपको आप ले लो, जो आप पैसा ले लो। लेकिन क्या जैसा आपको नहीं लगता है कि जो वोटर है, मतदाता है, उसको जागरूक करने से भी इससे निजात पाया जा सकता है? ये बिल्कुल देखिए, प्रलोभन है, लालच है। बिल्कुल देखिए, और देखिए हमारा पता क्या है, ये हमारा कॉलोनियल सेटअप है, ट्रेडिशनल सेटअप है। हम मानते हैं भाई पैसा किसका है? पैसा भी आपका है, टैक्स पेयर्स का। जो चीजें खरीदी जाती है आज उस पर टैक्स लगता है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने से, और खासकर जो पार्टी हुकूमत में आएगी, वो अपनी जेब से थोड़ी देगी, वो सिर्फ जेब। देखिए आपको पार्लियामेंट में जो सस्ता खाना मिलता है, जो चाय मिलती है, वहां पे मिलती है, वो अपना भी बंदोबस्त उन्होंने कर लिया और अपना वोट बैंक के लिए भी बंदोबस्त कर लिया। क्योंकि वनरेबल कौन है सोसाइटी में? जो वीमेन है वोटर, उनको भी रुझाना, उनको भी अट्रैक्टिव जो पॉलिसीज हैं, जो दूसरी इस किस्म की फ्री बी स्कीम है, उनको भी कर रहे हैं। और आप देख लो जो SC ST है, उसमें रिजर्वेशन चल रहा है, कोई क्रीमी नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई जो पुराना चल रहा है उसी को अडॉप्ट करने जा रहा है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और फाइनेंशियल देखिए, आने वाला ये वक्त ना हो जाए कि ये सारे आपको ये गरीब ही बनना शुरू कर दे और काम ही बंद करना शुरू कर दे। और फिर कैसे आप चाइना के साथ कंपेयर करो जी। वैसे मेरा एक अनुभव था कि जब कारगिल संघर्ष हुआ था, उस दौरान जो पलायन करके वापस आए थे इस अखनूर सेक्टर से, उनको जब मुफ्त में राशन भी मिलने लगा, पैसा भी मिलने लगा, उसके बाद उनमें ताश खेलने की, यानी फ्री बैठे रहते थे, ताश खेलते रहते थे, उनको काम करने की आदत नहीं पड़ गई थी, काम करने की आदत खत्म हो चुकी थी। ये मेरा बिल्कुल। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई सोसाइटी हमारी है,
उसमें जैसे आप एक टाइम पे ले में सिर्फ औरतें काम करती हैं, कई ऐसी सोसाइटी का वहां पे खेत में भी वही काम करेगी, बहुत सारा जो हॉर्टिकल्चर का है, एग्रीकल्चर का है, कैटल रेयरिंग है गांव में, वो सारा तो बंदा कोई काम ही नहीं करता। जी बंदे क्या करते हैं, जो उसके नीचे बैठ जाते हैं बड़े दरख्त के पीछे, और वहां पे जो दूसरी अपनी एक्टिविटी है तब उल्टी सीधी बातें, हाँ ठीक है, जब राशन मुफ्त में मिल जाएगा और उसको सब कुछ फैसिलिटी जो सारी है, बिजली मुफ्त मिल जाएगी, पानी मुफ्त मिल जाएगा, तो क्या जरूरत है काम करने की। तो मुझे नहीं लगता कि जे और एक अच्छी सोसाइटी बनानी है तो वो फिर सुस्त लोग नहीं होने चाहिए, अफीमची बन जाएंगे, जी, फिर ड्रग एडिक्शन नशा में आ नशा जाएंगे। नशा आज करेंगे, देखो बिल्कुल ड्रग बिल्कुल एडिक्शन, सर बिल्कुल। ड्रग एडिक्शन की आज पोजीशन देखो कश्मीर की और जम्मू, क्यों हो रहा है। जी आप इनको ग्रास रूट पे कितना हमारा काम चल रहा है, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, चाहे नेशनल हाईवे का है, टनल्स हैं, रेलवे का है, और हम क्यों नहीं इन लोगों को काम में लगाते, जी क्यों हम मुफ्त में इनको देंगे। हाँ, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन रेस करो, हर जगह काम प्रोवाइड करो। देखिए हमारी जो एग्रीकल्चर जमीन है, जो खासकर आबी जमीनें हैं, ये आप देखो किसी में फसल नहीं उगाई जा रही। जो एक अच्छा एक गांव में कोई कैटल रीडिंग का काम नहीं कर रहा है, और कैसे होगा सोसाइटी, कैसे चलेगी समाज हमारा जो हमें दोबारा इस एडवांस सोसाइटी जो हमारा ट्रेडिशनल उस पे आना पड़ेगा, जो हम काम करते थे कैटल रीडिंग का था, जो हम शेफर्ड हमारे हैं। और देखिए कोई शेफर्ड जो ट्राइबल बैकग्राउंड से होगा, नोमेडिक होगा, गरीब कोई नहीं होगा, कोई बीपीएल नहीं होगा, जी। वो इस किस्म की वो इमदाद लेगा भी नहीं। ये तो वो जैसा जो हो गया ना शहरीकरण, जो आपने कहा जी, सुस्ती है, जो नहीं काम करना है, वही इस पे डिपेंडेंट है। चलिए तो जज सोचना पड़ेगा। जज साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप मतदाता समझें आखिर फ्रीबीज से उनको कितना नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम उस पार्टी से सत्ता में आने की तवक्को करें जो हमें बिल्कुल ही रस लगा दे, जंग लगा दे, हम काम करने लायक ना रहे। चर्चा करते हैं। इस वक्त डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत मैं डॉक्टर हांडा से करूंगा। डॉक्टर साहब, फ्रीबीज तो आपने भी खूब बांटी हैं, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन आपकी तरफ से अभी भी दिया जा रहा है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला जाए। अब तो कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे आप? जी विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी देखिएगा, नमस्कार। हम सभी लर्नेड लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी टिप्पणी या उनका जो भी दिशा निर्देश होगा वो हम सभी को मान्य होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ समझने की बातें हैं। कई बार क्या होता है कि उसी जजमेंट को कुछ लोग अपने अपने परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देख के समझ के उसका एनालिसिस कर लेते हैं। पहले तो आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, वन इज कॉल्ड फ्रीबी एंड द अदर इज कॉल्ड जन कल्याण नीति। दोनों का अंतर बड़ा महीन है, समझना जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है वरना हम दोनों के बीच में कंफ्यूजन कर देते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि कहते हैं किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए 3 सी जरूरी है, या तो कन्विंस, या तो कंफ्यूज, और या तो करप्ट। तो पॉलिटिक्स में ये तीनों चीजें चलती हैं साहब, सब अपने हिसाब से खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीबीज मैं जो समझता हूं, मेरी पार्टी जो समझती है, फ्रीबीज वो होती हैं जो इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए आप प्रलोभन देते हैं या वोटर्स को मन लुभावने वादे करते हैं, फिर उसके बाद उन वादों का क्या हुआ कोई पूछने वाला दूर दूर तक नहीं होता। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वादा करती हैं। लेकिन जब आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी वादा नहीं करती दोस्त, बीजेपी दावा करती है, क्योंकि हमने जो कर दिखाया हम उसी के बारे में बात करते हैं और फिर उसको दोबारा रिपीट करने का भी हम मंसूबा रखते हैं और पूरी इच्छा शक्ति से उसके साथ जुट जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि हम जिस तरीके से काम करते हैं, हमारे मोदी जी ने खुद सुबह कई बार ये बात कही है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी जन कल्याण नीतियां जो शुरू से लेके अंत तक चल रही हैं, इलेक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप बताइएगा,
कि फ्री राशन क्या इलेक्शन के टाइम पे बांटा जाने लगा था? आप बताइए, क्या गैस कनेक्शन इलेक्शन के टाइम पे दिए गए थे? आप बताइएगा, क्या आयुष्मान भारत योजना इलेक्शन के टाइम पे निकाली गई थी? आप बताइएगा, जनधन योजना, सबके खाते खुलवाना, सबको बीमा देना, मेक इन इंडिया, क्या ये इलेक्शन के टाइम पे निकाले गए थे? इनमें से कोई भी नीति ऐसी नहीं है जो इलेक्शन के टाइम पे निकाली गई थी। इसीलिए ये नीतियां जन कल्याण नीतियों के अंतर्गत आती हैं और ना कि फ्रीबीज के अंतर्गत। जबकि आप बाकी पार्टीज को अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में अभी चुनाव होके हटा, तो छाती ठोक के अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। हाँ, हम 6 फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। उसको आप फ्रीबीज कह सकते हैं, क्योंकि आपने वादा किया फिर पूरा नहीं किया। आपने कहा हम 200 यूनिट बिजली देंगे, तो कोई गधा भी ये समझ सकता है कि 250 यूनिट आने पे 50 यूनिट का पैसा लगेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं? झूठ बोलते हैं, लोगों को प्रलोभन में फंसाते हैं। 200 यूनिट फ्री देंगे, पर 201 होते ही 1 यूनिट का पैसा नहीं लगेगा, पूरा 201 का पैसा लगेगा। जी जी जी। ये इस तरह डॉक्टर के साहब वादे आपको रोकूंगा, हम फ्री मैं पानी जगदीप जी देंगे, के पास जाऊंगा। लेकिन टैंकर जी, माफिया को जगदीप जी बढ़ावा आप देंगे, ये फ्रीबीज जी, है सर। डॉक्टर साहब से आप कितना मुत्तफिक हैं जगदीप जी? जगदीप जी की आवाज नहीं आ रही है। जगदीप जी आपने शायद म्यूट करके रखा हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। आपको आभार और आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद। अच्छा होता कि जो पूर्व न्यायाधीश यहाँ इस चर्चा में थे वो बैठे होते, तो मैं आगे हैं और पूर्व न्यायाधीश बात रखता। जी। पहली तो बात ये विनोद जी की फ्रीबीज जो है, द वर्ड फ्रीबीज एंड इट्स इटमोलॉजिकल मीनिंग मस्ट बी कम्प्रीहेंडेड कि एग्जैक्टली है क्या है। इट्स अ वेल नोन एडेज जो कहती है कि लेट इट बी ऑन द बीच, विच मीन्स कि आप एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू प्रमोट, और उसके साथ आप कुछ किसी को पकड़ा देते हैं हाथ में अपनी प्रमोशन के लिए, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब जरा समझना होगा आपको 3 अलग अलग आयामों पे। मैं एक बात पे सहमत हूँ, भाजपा के मित्र बहुत बढ़िया आज वो बैंडाना पहनकर बैठे हैं भाजपा का, अच्छा लग रहा है। तो पहली बात जो इन्होंने कही कि जनाब देखिए भाजपा ने ये कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुखारबिन से ये निकला, और हमने ना मालूम पता नहीं कहाँ कितने सफलता के कौन कौन से तूफान जो है वो हवा में ही तय कर दिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जितने दुनिया के विकसित देश है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, आप दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका की बात कीजिए, सोशल सिक्योरिटी का क्या शाब्दिक अर्थ है पहले ये समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे देश में परिस्थितियां क्या है, हमारे देश का मिडिल और लोअर मिडिल क्लास किन परिस्थितियों में है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, भाजपा ये बताए जब हरियाणा में चुनाव था उनकी डेट्स को आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद पता ये चला कि किसानों के पैसे उनके अकाउंट में आने थे। यही किया गया महाराष्ट्र में, जब लाडकी बहना योजना के नाम पर कई महीनों का एडवांस महिलाओं को दे दिया गया, और अब उनमें कटौती की जा रही है। ये अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब जरा आम आदमी पार्टी जब बाकी पार्टी की बात कर ले तो समझिए, जन कल्याण की जो ये बात कर रहे हैं, आप भारत के अंदर टैक्स तो यूएस के सिटीजन से भी ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं सोमालिया जैसी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक आम व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी उपभोग में चीजें लाता है, जो डिब्बा बंद है, पैकेट में बंद है, आप उसके एवज में सरकार को कर दे रहे हैं। बदले में क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आपको वो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें शिक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बात है, लेकिन राशन देना वो भी 5 किलो। पहले तो मुझे ये बताएं, जो जज साहब ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से लोग जो है वो कामचोर हो जाएंगे, किस परिवार में औसतन 4 से 5 जो है सदस्य नहीं होते? क्या 5 किलो राशन पर वो पूरा महीना अपना जीवन यापन कर सकते हैं? तो ये कह देना। और मैंने देखा जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडियन सीईओ हैं, पिछले दिनों वो भी बड़ा ज्ञान बखार रहे थे कि हफ्ते के 7 दिन काम करना चाहिए, लोगों को सैटरडे संडे को भी काम करना चाहिए। आपका लेबर लॉ कहाँ पे है? आपके यहाँ पे रोजगार कहाँ पे है? आप लोगों को अस्मिता के साथ, गरिमा के साथ वो जीवन क्यों नहीं देते जहां पर उनको रोजगार मिले, और वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे आत्म सम्मान के साथ
अपनी जरूरत की वस्तुएं खुद खरीदे। रही बात बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की, अभी इन्होंने बात की, मैं 1 मिनट और लूंगा। आयुष्मान योजना की बात करते हैं, 7 लाख लोगों का इलाज आप एक नंबर से कर देते हैं। मरे हुए 7.5 लोगों का इलाज आपने आयुष्मान योजना में किया। किस जनधन की बात करते हैं? कितने लोग हैं जिनके खाते में आज जनधन पड़ा हुआ है? तो बराए मेहरबानी चैनल पर बैठकर कम से कम ईमानदारी से बात कीजिए। आप एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तथाकथित नेशनल पार्टी को, जिसने आज पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग को एक तरह से नकारा और निकम्मा बनाकर रखा हुआ है। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, कितने अध्यादेश आपने पलटे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात हम करते हैं, कितनी बड़ी विडंबना है विनोद जी। महाराष्ट्र की जो सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया, 2.5 साल तक चलती रहती है और फिर वही सत्ता में आती है। और ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और अध्यादेश रातों रात लाकर उनको पलट देते हैं। चलिए प्रमोद जी से जानना चाहते हैं। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि न्यायपालिका इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। लोग प्रलोभन में आकर के किसी भी सियासी जमात को या किसी भी सियासी जमात के नुमाइंदे को अपना प्रतिनिधित्व दे देते हैं, लेकिन बाद में जो फ्रीवीज के वादे किए होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं और वो बाद में पछताते हैं। तो कोर्ट इसमें, न्यायपालिका इसमें अहम भूमिका अदा कर सकती है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस इशू को आज 70 साल के बाद जो उठाए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। वैसे तो कायदे से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये इश्यूज को शुरुआत दौर पे ही करना चाहिए, लेकिन आप देखिए 70 साल के बाद भी जो उठाया, क्योंकि ये जो फ्री वी है और जो मुफ्त उपहार का जो पॉलिसी है ये आज से स्टार्ट नहीं है, ये 1954 से स्टार्ट हुआ था, जब आजादी के बाद भारत में सबसे पहले जो है इलेक्शन हुआ था। और इलेक्शन में यह स्टार्ट साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था और उसका पर्पस ये था कि केवल यहाँ के जनता को लुभावना करना है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉफॉल है वो ये है कि इसका मतलब आप सरकार को नहीं देख रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को नहीं देख रहे हैं, आप केवल उसके लोक लुभावनी बातों को जो है एक तरह से आप खरीद रहे हैं। पब्लिक का ये जो फ्री ओपिनियन है उसके प्रति वो आप नहीं बताते हैं, केवल एक मार्केटिंग करते हैं कि हम इतना देंगे, हम वो देंगे, इस तरह से कंपटीशन है। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि जो पब्लिक जो एक्ट है, जनप्रतिनिधि अधिनियम का कानून है 1951 का, इसका डायरेक्ट इसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्लियर है कि किसी न किसी आप लुभावने एक प्रलोभन दे रहे हैं, एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के जनता के लिए भी ये ठीक नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कदम उठाए देरी से ही, वो मैं समझता हूं कि जो यहाँ के गरीब जनता को भी, जिनको समझ में अभी नहीं आ रहा है कि हमको फ्री में जो आप प्रलोभन दे रहे हैं वो कितना घातक है। आप देखिए, कई देश है हमारे आसपास का, श्रीलंका है और भी कई देश है जो इस फ्री बीज के चक्कर में मुफ्त उपहार का प्रलोभन दे करके इसमें बर्बाद हो चुका है। देखिए, ये प्रलोभन देना और एक जो है कल्याणकारी योजना लगाना, दोनों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, और इलेक्शन कमीशन के पास जब ये आया था कि इलेक्शन कमीशन को इस पर उचित कदम लेना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ खड़ा कर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे छोड़ दिए कि इसकी फ्री बीज एंड लोक लुभावने का डिफाइन केवल आप ही कर सकते हैं, और ये हकीकत भी है। तो इसमें देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्लियर कहना है कि जब केवल इलेक्शन के वक्त में, जब इलेक्शन होना होता है, तब तो आप जो है पब्लिक को लुभावने बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं, और उसके बाद आकर के टाई टाई फिश हो जाते हैं। तो आप इलेक्शन के समय मत दिखाइए। यदि आप में वाकई में कुछ करने का आप में मादा है, तो आप इलेक्शन के बाद, इलेक्शन आइए, पब्लिक आपको मैंडेट देती है, उसके बाद जो भी होता है, जो गरीब उन्मूलन है या किसी को एजुकेशन पे करना है, किसी को हेल्थ पे करना है, ये और भी जो वेलफेयर का काम करना है, उसके बाद आप कीजिए। जी, आप देखिए, आजादी के बाद 2-3 चीजें जो सरकार का परम कर्तव्य था, और वो था कि फ्री में शिक्षा देना, फ्री में किसी का हेल्थ करना, और फ्री में कोई भूखा न रहे।
भोजन वस्त्र आवास का जो है करना था। लेकिन आज इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं मास लेवल में। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो केवल इसको जो मीनिंग है उसको बदल करके प्रलोभन में देती है। प्रमोद जी आपको रोकूंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। सीधे हम डॉक्टर होंडा के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या हमें बताएंगे कि जो आप फ्रीवीज की बात करते हैं वो जन कल्याण कैसे हो जाता है? महिलाओं को इतने पैसे देंगे, इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वो जन कल्याणकारी योजनाएं हो जाती हैं। आप करें तो सब ठीक है, अपोजिशन करे तो सब खराब। जी विनोद जी, आपका सवाल एकदम जायज है। उसको समझाने के लिए मैं आपसे थोड़ा समय मांगूंगा कि जब मैंने कहा मोदी 3.0 तीन मजबूत स्तंभों पे खड़ी है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसका अर्थ यह है रिफॉर्म करेंगे लीडर्स, परफॉर्म करेंगे ब्यूरोक्रेट्स और ट्रांसफॉर्म करेंगे सिटीजन्स। जब मैंने कहा कि वो 4 मंजिली इमारत जो भारत को विकसित भारत बना के 2047 तक लेके जाएगी, वो 4 मंजिलें क्या हैं? स्पीड यानी दुनिया की स्पीड से चलना, स्केल यानी आत्मनिर्भर बनाना, मेक इन इंडिया बनाना, स्टैंडर्ड यानी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे काम करना, इंडिया को सब स्टैंडर्ड नहीं कोई कह सके, और स्कोप ये समझना कि कितना अभी और करना बाकी है। स्पीड, स्केल, स्टैंडर्ड और स्कोप। अब जिन लोगों को लगता है कि मोदी ने किया क्या है, तो मैं ये बता दूं, एक अकेला सब पर भारी। आप सोच के देखिएगा, जो कहा करते थे कि 1 रुपया भेजो और 85 पैसे बीच में खाए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आने के बाद 1 रुपया भेजने के बाद 1 रुपया अंत्योदय की नीति के अनुसार पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने लगा। क्या ये जन कल्याण नहीं है? जब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मादा मोदी रखता है, क्योंकि ना खाता है ना खाने देता है, क्या ये जन कल्याण नहीं है? जब 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाते हैं, क्या ये जन कल्याण नहीं है? जब 12 करोड़ टॉयलेट बनते हैं, तो ये क्या है? 12 करोड़ नलों में जल पहुंचता है, तो ये क्या है? 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जाते हैं, तो ये क्या है? 27 करोड़ मुद्रा लोन दिए जाते हैं, तो ये क्या है? 97 लाख स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न स्टार्ट किए जाते हैं, तो ये क्या है? 11 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपए साल का देते हुए आप जब कहते हैं कि लोगों को 6 गुना एग्रीकल्चर बजट में इंक्रीज किया गया, तो ये क्या है? 1.33 लाख करोड़ का जब क्लेम सेटल किया जाता है पीएम फसल बीमा योजना के तहत, तो क्या ये फार्मर्स का कल्याण नहीं है? आयुष्मान भारत में जब 50 करोड़ लोगों को फायदा दिया जाता है, मुफ्त में इलाज दिया जाता है, तो क्या ये जन कल्याण नहीं है? जन औषधि केंद्र खोल के जब 80% सस्ती दवाइयां दी जाती हैं, काला बाजारी को रोका जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक मुहैया कराई जाती हैं, तो क्या ये जन कल्याण नहीं है? जब एम्स की संख्या जो कि 8 हुआ करती थी 70 सालों में 23 पहुंचा दी जाती है सिर्फ 10 सालों में, तो क्या ये जन कल्याण नहीं है? वंदे भारत ट्रेन लाना, एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से 148 करना, मेट्रो 5 सिटीज से 20 सिटीज में करना, नेशनल हाईवेज को कई गुना बढ़ा देना, क्या ये सब जन कल्याण नहीं है? किसी भी अंधे को भी दिखाई देगा कि मोदी के इस 11 साल के शासन में ये देश जो 11वीं हांडा साहब एक मिनट आपसे दूंगा। मैंने बड़े विस्तार से, हांडा साहब आपने बड़े विस्तार से बताया कि मोदी 3.0 कार्यकाल, आपने बताया विस्तार से 3 पिलर्स पे खड़ा है, लेकिन ये विपक्ष कहता है कि पहली मर्तबा ये 2 बैसाखियों पे खड़े हैं, नीतीश और नायडू 2 बैसाखियों पर खड़े हैं। उनका ये भी कहना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिनको और कुछ नहीं आता उनको आता है सिर्फ रोते रहना। ये वो विपक्ष है जो 400 से ऊपर सीटों पे था, आज 99 किसी तरीके आ गई तो एक बड़े कूदते फिर रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हालत तो देखिए, मिनट में विपक्ष ये विदेश भागने की तैयारी में होते हैं। आज क्या हुआ? आज की राज्यसभा की बात आपको बताता हूँ, वहां पे जेपी नड्डा हो या जगदीप धनखड़ हो, बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि भैया अपने लोगों को कंट्रोल तो कर लो क्योंकि तुम लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई सुन के राजी नहीं। इनके ऐसे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो दलित नेता का। चलिए आप जगदीप जी से सुन लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अब कांग्रेस के प्रवक्ता आपको सुनाएंगे। बाहर निकाल दिया, कमरे तक में आने नहीं दिया।
किया। ऐसे जी। तो इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, शर्म आनी चाहिए। चलिए, 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 जगदीप जी। साल में इन्होंने किया क्या? जी जी विनोद जी जी, सर्वप्रथम मैं बड़े शालीनता के साथ कहना चाहूंगा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी शालीनता रखें। आपके चेहरे की धूर्तता और कुटिलता बता रही है कि आपका अरे वाह, व्यवहार और आपका धूर्तता किरदार और कैसा है। कुटिलता। अब ये बीच में कहते मत हुए बोलिए, मैंने सुनिए। इनको एक पर्सनल आप हस्तक्षेप तुम नहीं कहकर किया। बात कर मैंने रहे हैं एक भी लीडर ऑफ पर्सनल ऑपोजिशन कमेंट को। इनके देखिए ऊपर विनोद नहीं जी, किया। मैंने और इनको इन्होंने सुना opening है, statement मैंने में इनको सुना मेरे है, अब चेहरे इनको की सुनना पड़ेगा। धूर्तता और कुटिलता विनोद जी, कह के दिस इज नॉट द अपनी वे, विकृत ही मानसिकता कंटिन्यूअसली का ट्राइंग टू हैव द परिचय दे डिबेट। दिया। He आप is बताइएगा trying to विनोद evade the जी, issue. मैंने एक जी। भी पर्सनल कमेंट किया Please chat में? be on your turn. This is not the time when you could explicate the नहीं thing. नहीं, Please. आप पर्सनल कमेंट Please. कैसे कह सकते हैं? आप सुनिए, मेरी पर्सनल चेहरे आपने पे क्या तो बड़ी बोला? मंद मंद माननीय राहुल मुस्कुराहट गांधी, है। मेरी चेहरे की जी, मुस्कुराहट ऐसे पे होता है तो डिबेट। कमेंट मिलते हैं। ऐसे होता है कुटिलता डिबेट क्या विनोद होता है? जी। धूर्तता क्या मैं होता चलिए बता है? रहा आप हूँ ना, जगदीप तो जी आप आप बोलिए चेहरे ना, पे बोलिए अपने ना। चेहरे पे आप क्षमा मांगिए। अब आप सुनेंगे। आपने नेशनल टीवी पे अब आपने आप दो सुनेंगे। शब्द धूर्तता का इस्तेमाल किया है। आपके पास एक मैं बता सवाल रहा हूँ का ना क्यों जवाब किया नहीं। है, क्योंकि अपने ये 14 माननीय साल राहुल के गांधी जी को बालक तुम की कह के बुला रहे हैं। महत्वाकांक्षा पूरी करने लीडर के ऑफ लिए ऑपोजिशन को तुम आपने कह के बुला 70 रहे हैं। साल ये पहले इनका देश किरदार को है, खोए रखा। ये अभी भी आप ये वही इनका करना व्यवहार चाहते है, हैं। ये इनकी पार्लियामेंट को शालीनता चलने है। नहीं देना चाहते, डिबेट को चलने मोदी नहीं जी देना तो ठीक चाहते। है, कुछ प्रधानमंत्री है आपसे हमारे। हो नहीं पाया। अरे जो ऐसे कैसे गलतियां डिबेट नेहरू होता ने है? मैं की, उसका मेरा ये नाम लेने किरदार के नहीं। बाद विनोद जी आप बोलने बिनक दीजिए। उठते हैं। अब आप डिबेट छोड़ के भागने की जगदीप जी आप तैयारी में, बोलिए, बोलिए, क्योंकि बोलिए आपके जगदीप जी। पास आप नहीं तो बोलूंगा एक विनोद जी, पत्रकार भी मैं है, ऐसे सहाफी नहीं भी बोलूंगा। है। आपको मैं ऐसे नहीं मल्टी टैलेंटेड है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। सहाफत विनोद से, जी, मैं पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं। जी विनोद जी लगभग 5 मिनट इन्होंने और जाया कर दिए। अब बराए मेहरबानी सुने, इनके चेहरे पर आपने जायद कुटिलता किए। मैंने क्यों पहले कहा? आप माफी मांगिए कुटिलता और धूर्तता बोलने के अरे लिए। कहाँ से आप क्या बोले जा रहे हैं? आप बात सुन ही नहीं रहे अगले की। ऐसे ही कहाँ से जा रहे हैं अपनी? आपने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तुम। किया एक नेशनल पार्टी विनोद जी कैसे डिबेट होता है? ये डिबेट का तरीका है। कमेंट क्यों किया? ये इनके चलिए, आप साथ बोलिए। हमारे नहीं। संयम में जगदीप हमारे जी नहीं और है। गलती आप की है बोलिए। तो मैं क्षमा कैसे बात करूं? ये आप चुप ही नहीं कर रहे। चलिए, ये चुप ही नहीं कर रहे। तो हांडा साहब ये इनके संस्कार और ये सुन लीजिए, इनके मेरी सत्य- गुजारिश आप सुन लीजिए जगदीप जी को। चलिए, पहली बात, इन्होंने जी। लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस तरीके से संबोधित किया वो इनकी कुटिलता को बताता है। अगर हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री कह के करते हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अपने शब्दों को ध्यान दीजिए। और ये कहना कि मैंने शर्म राहुल आनी गांधी जी चाहिए। का बात नहीं किया आप फिर था। बीच में बोल रहे हैं। मैंने आप बात ही नहीं राज्यसभा करने के दे रहे लीडर हैं। ऑफ ऑपोजिशन आप का लगातार बात किया बोले था। जाएंगे। ध्यान आपके से झूठों का सुनो और पर्दाफाश समझो। कैसे करूंगा? मैंने अरे मल्लिकार्जुन ऐसे खड़गे जी ऐसे की नहीं होता बात भाई की साहब थी। डिबेट। राहुल गांधी जी की बात नहीं की थी। आपसे मेरा अनुरोध है, अब बराए मेहरबानी थोड़ी सी शालीनता, वो है नहीं आपसे, लेकिन रखिए। अब मैं फिर से बोल दूं, आपने जो बोला उसको छोड़ देते हैं। मैं जरा मुद्दे की बात पे आता हूं, क्योंकि ये आपका तरीका है। शर्म आनी चाहिए, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं बताता हूं शर्म किसे आनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव वाले दिन किसानों के खातों में पैसे डाले, मैंने सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला। मैंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक बिल्कुल पहले आपको कई ये महीनों पता की होना किस्तें चाहिए डाली। कि किस सुनते तारीख पे जाइए ना, पैसे बीच में आएंगे, मत वो बोलिए। तारीख फिक्स फिर मैं होती आपको है। नहीं बोलने दूंगा। पता है फिर आपको मैं आपको ये नहीं बात? बोलने दूंगा भाई साहब। फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं, आप सुन लीजिए। गलत बयानी करेंगे तो आपने कैसे होगा? नहीं बोलने अगर दूंगा आपको ना, कोई मैं गलत शिकायत है बयानी तो नहीं कर इलेक्शन रहा हूँ। कमीशन में आप झूठ शिकायत बोल रहे कीजिए हैं। ना। आप झूठ मीडिया बोल पे रहे हैं। आके रोने से क्या होगा? अच्छा आपने इलेक्शन विनोद जी, कमीशन में शिकायत विनोद जी की, ऐसे तो नहीं कोड डिबेट ऑफ होता। कंडक्ट आप लगा प्लीज हुआ इनको था। बताइए तो चलिए, अपने समय चलिए, पे बोले। हांडा ये साहब का ये लगातार मुझे मानना है कि किस्त जिस दिन आती है उसी दिन तय दिन पे आती है, तो इत्तेफाक से इलेक्शन बीच में आ गए। ये उन्होंने हरियाणा का जिक्र आपको दिया। और अब अगर आप बोलिए, आपको शिकायत जगदीप जी बताता हूं, बोलिए। इलेक्शन कमीशन हांडा में साहब आगे आप जगदीप जी को मीडिया बोलने में वैसे तो दीजिए। मुझे वैसे तो भाजपा में चमचों की मुझे कमी प्रमोद नहीं है, जी ये से भी भ्रष्टाचार की। बातचीत विनोद करनी जी है। 2 मिनट तो दीजिए बात हाँ, करने के श्योर लिए। श्योर श्योर, आप कीजिए कीजिए। ऐसे तो भाजपा में चमचों की कमी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों अरे के सब जानते हैं आंगनबाड़ी के भाजपा सेंटर में के भक्त लिए। है, कांग्रेस अरे में सुन तो चमचे लीजिए हैं। ना, आपकी वो सुन तो कैटेगरी लीजिए। गलत है। विनोद जी ये आपको सुनने पता नहीं ही दे रहे। है। लगता है आज मैं ही बता पहली तो रहा बार हूँ ना, किसी डिबेट बात में तो आए करने जगदीप दीजिए। जी। अरे आपको बात तो ABCD पूरी भी करने नहीं पता दीजिए। राजनीति की। अरे बात तो भाजपा पूरी में करने भक्त दीजिए ना। होते हैं, आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। चमचे होते हैं। अरे आप वो सुन तो लीजिए चमचे भाई साहब। जिनको आप डाइनिंग विनोद टेबल जी, पे मैं बिठा ऐसे के डिबेट कुत्तों नहीं के करूंगा। आई एम बिस्कुट सॉरी, आप खिलाते किसी और हैं। को मौका दे आपके दीजिए। आपके आप नेता किसी और से हांडा बुला लीजिए। साहब, I'm हांडा sorry. साहब, टिप्पणियां करते चर्चा हैं, जो डिबेट आपको के कुछ शर्मसार करती हैं। आपको सुनना, हांडा साहब सुन लीजिए ना। चलिए 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 जगदीप जी, मैंने कहा आपको मैंने कहा भाजपा भाजपा में में चमचे होते हैं। अरे ये सुन मुद्दा है क्या लीजिए। डिबेट का?
का? जब आप अरे बता तो रहा हूँ, 1 तो मिनट कुछ देंगे भी बात बोलेंगे। करने के लिए? नहीं, आप 1 मिनट भी नहीं देंगे मुझे बात करने के लिए। आपको बताता हूँ क्यों कहा मैंने जनता। मुद्दे पे बात कीजिए ना, मध्य आप प्रदेश क्या के अंदर, अरे यार देखिए क्या 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 इनके संस्कार है, क्या शालीनता है, चलिए मैं चलिए बार बार बोल रहा हूँ। हाड़ा साहब मध्य प्रदेश की मध्य बात प्रदेश में आंगनबाड़ी के लिए जो बच्चों के चम्मच मंगाए गए,
740 रुपए का एक चम्मच आया है, 1100 रुपए का चक, 1300 रुपए की थाली। ये इनका भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 7.5 लाख मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान पे करने वाले आयुष्मान की बात करते हैं। ये अभी चलिए बात कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप मुझे अरे लगता है ऐसे थोड़ी आप उस पर शासक करने के बाद प्रमोद जी के बाद चलता है। प्रमोद जी, आप मुझे ये बताइए। ऐसे नहीं होता। जी। इन्हें बड़ा दोबारा तरीका बताएं, दोबारा डिबेट में रहने का जगदीप जी तरीका दोबारा आपके बताएं, पास आते इन्हें हैं। बताएं, प्रमोद जी, आलोचना सुनने का साहब आप में अगर साहस नहीं है तो जी, मत बताए बैठे हैं डिबेट में। और ये हकीकत You are not a part कि आज of, be किसी a part को of debate. भी बिना If you काम won't be किए able to हुए listen. आप मुफ्त में आप एक मुफ्तखोरी करने की आदत आप सिखाएंगे तो वो काम चोर हो जाता है और वो काम करना नहीं चाहता है। रिजल्ट क्या होगा कि इसका व्यापक असर जो है भारत पे पड़ेगा, पूरे राष्ट्र पे पड़ेगा और ये राष्ट्र को नुकसान है। क्योंकि यदि कोई आदमी अपनी समय का अपना जो सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेगा, पार्क में जाकर के ताश खेलेगा या उसको निगेटिविटी में लगाएगा, तो इसके लिए सरकार के लिए जो हितकारी नहीं होगा। और ये देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके खिलाफ नहीं है कि वहां पर विकास योजनाएं नहीं चलाई जाए। केवल पर्पस ये है कि इससे भारत को नुकसान ना हो, यहां पे लोग बेवजह बेरोजगार ना बैठे हुए रहें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल एविडेंस आया है कि दिल्ली में या जहां जहां पे फ्री भी या जो है मुफ्त में उपहार मिला है उनको, वो जाकर के नाहक अपना समय पार्कों में ताश खेल करके, जुआ खेलकर और अपने समय को जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये इसका सदुपयोग हो, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया है और केंद्र सरकार को नोटिस किया है कि आप जो इलेक्शन के समय में जो फ्री वी के नाम पे प्रलोभन दे रहे हैं, एक तरह से समझिए वो घूसखोरी है या आप ये है, उसको बंद कीजिए और जो जनहित के कल्याण के कार्य में है उसमें आप हमको डाटा दीजिए कि कितने को राशन मिला है, कितने लोग भूखे हैं। हाँ, जो उचित लोग हैं जिनको न्याय मिलना चाहिए फ्री का, या जो गरीब हैं वाकई में जिनको उपचार चाहिए या जिनको जो है एजुकेशन चाहिए, उसको सरकार को देनी चाहिए। लेकिन देने के नाम पे उसको व्यापार नहीं करना चाहिए। उसको आप जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 का, उसका आप अगेंस्ट में मत जाइए, उसको प्रलोभन या उसको जो है आप एक घूस के तौर पे मत बनाइए। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत सराहनीय कदम उठाता हूं, क्योंकि ये आज से नहीं चल रहा था, ये करीब 70 साल पहले से ये चल रहा था। खास करके साउथ में जितने भी हैं, जयललिता वगैरह में जो देखिए वो फ्री कंबल बांटना फ्री है और उसके नाम पे इवन फ्री टीवी बांटना। तो इस तरह का जो कार्य जो में पॉलिटिकल पार्टी लगा हुआ था और इसका मिसयूज कर करके एक तरह से जनता के जो है वो फ्री भी दे करके उनकी वोट को खरीदता था, खरीदने का काम किया। इसका देखिए व्यापक उदाहरण आपका जो है दिल्ली में था, पंजाब में था, हिमाचल में था और कई स्टेटों में जहां की सरकारें कमजोर हो रही है और इसका विकास के ऊपर में पड़ता था। कई देश आप देखेंगे कि वो देश बर्बाद हो गया है। तो इससे हमको समय रहते सबक लेनी चाहिए और इसका जो है सदुपयोग करना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका नाहक दुरुपयोग ना करे और इसका जनता के लिए सदुपयोग हो। आप इलेक्शन के बाद डिक्लेयर कीजिए ना, या इलेक्शन के बहुत पहले डिक्लेयर कीजिए। इलेक्शन में डिक्लेरेशन इस तरह से करते हैं तो एक तरह की ये प्रलोभन के श्रेणी में, और ऐसा कोई डिक्लेरेशन मत कीजिए जहां की यहाँ का जनता बिल्कुल बेरोजगार जैसा अपने आप को फील करे, निकम्मा महसूस करे। देखिए हमारे यहाँ काम ना करना भी एक गाली के समान होता है। तो इस तरह का जो है मतलब अपवाद या इस तरह का जो है उपमा एक यहाँ के नागरिक को ना बनने दें, ये सरकार का दायित्व बनता है। डॉक्टर हांडा आपके पास आता, पहले जगदीप जी को समय नहीं मिल पाया, जगदीप जी को सुन लीजिए। आप जगदीप जी को सुनते नहीं है, आपसे शिकायत है। मैं ये समझ रहा हूँ कि his setting comments and his stance must be comment like as he has trying to explicate the things meaninglessly। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो अधिवक्ता यहाँ पे बैठे हैं प्रमोद जी, मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि देयर इज अ वर्ड विच इज नोन एज अ मैनिफेस्टो, and any political party which will be in the fray will have to proclaim that what they will do and what kind of vision they have if they would be like to contest an election। तो पॉइंट ये है कि आपके घोषणा पत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी ये बताती है कि अगर वो चुनाव जीतेगी तो वो किस तरीके से लोगों के हित में काम करेगी। मुद्दा ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए
अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और मेरी हर बात को इन्होंने काटा। मैं मुद्दे पे 4-6 जो पॉइंट्स हैं वो मैं रख के बात पूरी करूंगा। राफेल से आप शुरू हो जाइए, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितने करप्ट लीडर्स थे इस देश के अंदर, मैं शुक्रगुजार हूं, कांग्रेस के जितने करप्ट लोग थे सबका इन्होंने जो है वॉशिंग मशीन में धो के उनके पाप धो दिए, और हमारे लिए इन्होंने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पहली बात, मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, फिर बीच में बोले आप। देखिए, मेरे में सुनने का मजा है, आप भी रखिए। मध्य प्रदेश में अभी की बात कर रहा हूं, जहां सबसे बड़ा व्यापक घोटाला इस देश का घटित हुआ, वहां पर ये 750 रुपए का एक चम्मच बच्चों के लिए खरीदते हैं। आप मुझे बताइए किस तरह से, किस अंदाज में ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अधिवक्ता जो हमारे बैठे हैं, ये बताएं कि जब यहाँ पर चंद्रचूड़ सिंह साहब थे तो उनका एक वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़े गड़बड़ झाले को भाजपा ने अंजाम दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। चंद्रचूड़ सिंह साहब, हमारे फार्मर सीजीआई ने न्याय किया, उन्होंने बताया कि यह संवैधानिक है, लेकिन जिन चोरों ने उसको अंजाम दिया, क्या वो सलाखों के पीछे गए? क्या न्याय होता हुआ दिखा? आप मुझे बताइए, जब सीबीआई को चुनाव आयोग या आयुक्त के गठन से पहले या नियुक्ति से पहले हटा दिया गया एक अध्यादेश लाकर, और आज स्थिति ये है कि आप पैसे जमा कराने के बाद भी 5 जो रैंडम मशीनें हैं उनकी आप जांच नहीं करवा सकते। आपने एक गांव को मॉक पोल करने से रोक दिया। लाखों वोट आपने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पड़ाए, और करीब मुझे आपत्ति संख्या, मैं आपको समय दे रहा हूँ ना डॉक्टर हांडा, आपको समय दे रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ। तीन आपकी तरफ हो रही है, पहले बात पूरी सुन लीजिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे? मैं फिर से कह दूं, विनोद जी, भाई साहब, मैं आपकी एक नहीं 100 बात सुनने को तैयार हूं, पर आप डिबेट के मुद्दे पे तो रहे। अरे आप चुप करेंगे तो मैं बात करूंगा ना। मालूम है आप फिर क्या बोलते रहते हैं? आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचार क्या है। आपने भ्रष्टाचार की बात की ना, फिर आप देखिए विनोद जी फिर शुरू हो गए। चलिए जगदीप जी, आप बता दीजिए कि जो दिल्ली में आपकी हार हुई है, शून्य आया है लगातार, अब इस बार भी क्या ईवीएम के कारण आपको शून्य आया है? बता दीजिए। मैं विनोद जी आपको बता दूं, अगले कुछ दिनों में दिल्ली के चुनावी नतीजों पर एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 30 से 35 हजार औसतन वोट बढ़ाए गए। कम से कम 30 से 35 विधानसभाओं में इन्होंने तमाशा बना के रख दिया है। लाखों वोट काट देते हैं, लाखों वोट जोड़ देते हैं। मरा हुआ चुनाव आयोग आपकी बारी है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, चलिए बताने को तैयार नहीं है। डॉक्टर हांडा बताएंगे, डॉक्टर हांडा बताएंगे वोट बढ़ कैसे जाते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे वोट प्रतिशत बढ़ कैसे जाता है? शाम को कुछ हो रहा है जी। विनोद जी, बचपन में जब आप, मैं मुद्दे की बात कीजिए, बचपन नहीं चलेगा। आपने जिस तरीके से इंटरेस्ट किया मैं भी करूंगा। खेला करते थे ना, आप मुद्दे की बात भी हम देखा करते थे। आप बताइए, आपने हरियाणा में क्यों किसानों को पैसे डाले? अभी तो आप बताइए, महाराष्ट्र में आपने कैसे लाडली बहना योजना के पैसे दिए, कई किस्तें जमा करवाई? आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए। विनोद जी देखिए, आप ये बताइए कि लाखों वोट कैसे बढ़ जाते हैं? क्यों रिकाउंटिंग नहीं करवाई जा रही? क्यों सोर्स कोड नहीं दिया जा रहा? क्यों 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब है? क्यों आप ये नहीं बता रहे? वो 4 के 4 आप खुद सहाफी हैं, पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि उनको भी मौका देना चाहिए जी। नहीं, इनको समझना भी चाहिए। चलिए डॉक्टर आप सुनिए। अरे फिर आगे जी। अच्छा, क्या विनोद जी, पहली बात तो ये, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी पैनलिस्ट बुलाएं, हमारे माननीय पैनलिस्ट जो भी हों, उनको डिबेट का टॉपिक जरूर बता दें, ताकि उन्हें पता हो कि किस मुद्दे पे बात करनी है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई से आंकी जा सकती है। अब नींव की गहराई कैसे होगी? अगर भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो उसके लिए मोदी जी ने पंचप्रण का हमें एक गाइड मैप दिया, जो शायद बाकियों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। पहला है विकसित भारत का लक्ष्य, नेक इरादे पूरे होंगे वादे। दूसरा, गुलामी के हर अंग से मुक्ति, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के कदम। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रवाह, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत।
और पांचवा, नागरिकता में कर्तव्य की भावना का संचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इन नीतियों के ऊपर 2047 तक भारत को विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही भाजपा के बारे में, तो मैं इनके थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं और आपके दर्शकों का कि भाजपा और उसके कार्यकर्ता क्या हैं, चमची हैं या क्या हैं। राष्ट्र हित में कार्यरत, संगठन निष्ठा से जुड़े अनुशासित कार्यकर्ताओं का समूह है भाजपा। क्योंकि भाजपा का संधि विच्छेद ही है, भा मतलब भारत पहले, जा मतलब जनता उसके बाद, और पा मतलब पार्टी सबसे अंत में। अनलेस कांग्रेस जो कहती है इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया, इतना ही फर्क है। और आत्मसम्मान से लबरेज, आत्मविश्वास से भरे, परंतु आत्म संयम से खुद को आत्मसात करते हुए अनुशासित कार्यकर्ताओं का समूह है भाजपा। ये इतनी गहरी बात है, चलिए प्रमोद जी, इनमें से किसी की समझ में आए ऐसी हमें उम्मीद भी नहीं है। चलिए प्रमोद जी, हमने कहा कि न्यायपालिका इसमें क्या फ्रीबीज को रोकने में क्या भूमिका निभा सकती है, चलिए इस पर आपने विस्तार से बताया। उसके बाद मतदाता जागरूक होते हैं, इस पर भी आपने चर्चा की। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, क्या टैक्स पेयर भी ऐसी कोई जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि फ्री देने से पहले एटलीस्ट जो अच्छे बड़े टैक्स पेयर उनकी कंसेंट होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी कमाई का उनका ही हिस्सा होता है। विनोद जी, इससे जैसा मैंने बताया, हमारे प्रमोद जी बताए, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा मैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपने बात करी टैक्स पेयर की। तो यहाँ हमारे देश की विडंबना देखिएगा, हम सरकार से चाहते हैं कि सारे जनहित में कार्य करें। 140 करोड़ में से मात्र 5% यानी 7 करोड़ लोग भी इनकम टैक्स पे नहीं करते, लेकिन बेनिफिट चाहिए 140 करोड़ को, ये भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए प्रमोद जी आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा मैंने। देखिए, हकीकत तो ये है कि आजादी के बाद से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो केवल अपनी फायदे की बात केवल सोचते थे और अपनी मार्केटिंग केवल करते रहे, चाहे एन केन प्रकारेण जनता के बीच में जाकर के एक झूठी प्रलोभन देने का काम किए। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि करीब करीब 70-75 साल होने लगा है, फिर भी यदि हिंदुस्तान के अंदर में बेरोजगारी है, यदि यहाँ भूखमरी है, यहाँ पर सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है या सही से उपचार नहीं मिल रहा है, तो ये शर्म की बात होती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में इतने फ्री भी, इतना उपहार देने के बाद, इतना घोषणा करने के बाद में उनमें ईमानदारी की कमी रही है। उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया, केवल अपने पार्टी का वो जिसको कह सकते हैं मार्केटिंग उन्होंने किया है। लेकिन आज जरूरत है कि यहाँ की जनता को सही रूप से उनको एक उनके तहत उनके पास जो है उनकी फायदे की चीज पहुंच सके, उनकी जो डेवलपमेंट की बातें पहुंच सके। जैसे आप लेते हैं, मान लेते हैं एजुकेशन की बात होती है, आज एजुकेशन देखिए जो प्राइवेटाइजेशन के हैं इतनी महंगा हो गया है कि एक गरीब आदमी वहां पर जाना नहीं चाहता, वो जा ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं सकता है। और मैक्सिमम करीब करीब 90% जो यहाँ के पब्लिक है वो अपने बच्चे को पढ़ाने में अपनी पूरी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगा देते हैं। सिमिलरली आपका हेल्थ में भी आ जाता है। हेल्थ में आज इतने प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महंगा हो गया है कि यदि एक बार खुदा न खास्ती किसी के साथ कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी जिंदगी भर की पूरी की गाड़ी कमाई उसमें एक बारी में खत्म हो जाता है। तो सरकार ये लोक लुभाव में बातें ना करके केवल इलेक्शन में अपना वो प्रचार। जी प्रमोद जी, मुझे लगता है प्रमोद जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जगदीप जी आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से टैक्स पेयर की कमाई को आप घोषणा पत्र कहें या संकल्प पत्र कहें, उसमें आप बेदर्दी से बांटते हैं उन लोगों में जो आप विनोद जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि कम से कम आखिर के ये 2-4 मिनट ये थोड़ा सा मादा और थोड़ी सी शांति बनाए रखें और माफी मांगे। अभी जो शब्द इन्होंने बोले, इन्होंने कहा कि बामुश्किल 5% आबादी जो है इस देश की टैक्स देती है। कितना बड़ा झूठ सारे चैनल इनकम टैक्स देती है। भाई साहब अपने हेडफोन सही करो। अरे भाई, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या मतलब है? जो बाकी की जनता है फिर आप इसमें बोले
क्या वो तो टैक्स भैया नहीं डाटा देती है? चेक कर लो, मुझसे आप क्यों क्या लड़ रहे कहना हो? चाहते हैं? इनकम टैक्स क्या की बाकी साइट के पे लोग जाके टैक्स नहीं चेक देते कर हैं? लो। 114 नहीं, करोड़ में से आप मुझे 6.5 करोड़ लोगों ने देखिए, इनकम टैक्स फिर शुरू किया। हो गए, इसमें फिर मुझसे शुरू क्यों हो लड़ रहे गए। हो? सुनने का मैं मादा तो ही नहीं डाटा है। बता रहा हूँ, आप आपने चेक अभी कर लीजिए बोला विनोद जी, कि आप प्रत्यक्ष चेक रूप करके से बता दीजिए इनको। आपने टैक्स बोला, पर चल जगदीप मान जी को लेते तो हैं चेक प्रत्यक्ष करना रूप नहीं है, से आप बोला, बता दीजिए तो चेक परोक्ष करके। रूप से टैक्स कौन देता है? अरे ये कोई तरीका है? आप पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर लगाते हैं नाम के साथ, थोड़ा सा सलीका रखें। मैंने भाई ये साहब, कहा मैंने आपको कि कहा पढ़े लिखे लोग तो आप में इस लग रहे देश हैं। की पढ़े लिखे तो आप 90% में लग रहे हैं आबादी। जगदीप जी। अरे भाई साहब डॉक्टर सुनिए, बूढ़े नहीं है, फिर भी कुछ तो पढ़े लिखे हैं। मैंने अरे कहा भाई साहब इनकम सुनेंगे टैक्स आप? 5% देते हैं। आप दिख रहा है आप कितने पढ़े लिखे हैं। भाई आपको ये साहब, नहीं पिछले मालूम कि इस 70 देश साल की में 90%। 7 अरे IIT भाई बनाए साहब, थे। एवरीबॉडी, हमने 10 एवरी साल में सिटीजन 7 ऑफ दिस IIT कंट्री बना दिए। इज पेइंग टैक्स। आपने चलिए, कितने समय You लोगों वेस्ट का say किया that पैसा the आपने। people are not paying tax. प्रमोद जी बहुत You बहुत should शुक्रिया आपका। जगदीप जी समय इजाजत नहीं दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हांडा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। और साथ साथ जाते जाते मैं ये भी आपको बता दूं, फ्रीबी अच्छी बात नहीं है, गाड़ी कमाई का हिस्सा होता है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।